आज के इस गहरी चर्चा में हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब अगर देखा जाए तो हमारे समाज की सबसे पुरानी और सबसे गहरी संस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ, और एक ऐसी संस्था जिसके बिना शायद समाज की कल्पना भी नहीं की जाती। बिल्कुल। और मैं इस डीप ड्राइव की शुरुआत में ही बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है शादी। लेकिन इसमें हमारा सवाल ये है कि शादी किस्मत है या चुनाव। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमने इस विश्लेषण के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और लेख इकट्ठे किए हैं। जैसे ओशो के दर्शन से जुड़े कुछ गहरी बातें हैं इसमें, और साथ ही समाज का जो एक नजरिया होता है ना मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ को लेकर, उस पे कुछ शोध लेख भी हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा का जो एक मिशन है वो बहुत साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या शादी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, यानी एक ऐसी मंजिल जहां हर किसी को पहुंचना ही है, या फिर ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग इसमें उलझ जाते हैं। एकदम। और हम उस सवाल की तह तक भी जाएंगे कि जीवन में सच्ची पूर्णता, जो कंप्लीशन की हम बात करते हैं, वो आखिर आती कैसे। हाँ, और हमारे सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज की ये जो बातचीत है वो किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई शादीशुदा हो या सिंगल हो, या फिर इस दिशा में अभी सोच ही रहा हो। बिल्कुल। क्योंकि इस जानकारी का मकसद किसी तरह का दबाव बनाना नहीं है, बल्कि दबाव से मुक्त होकर सोचने में मदद करना है। तो चलिए फिर इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। मैं पूरी तरह तैयार हूं। और इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक सामाजिक रस्म तक सीमित नहीं है। ये हमारे अस्तित्व और हमारी मनोवैज्ञानिक बनावट से जुड़ा हुआ है। वही तो। मतलब बचपन से ही ना एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, एक डिफॉल्ट सेटिंग की तरह। हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग। जैसे कि पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद नौकरी लो, और फिर अगला कदम क्या होगा? शादी। एग्जैक्टली। शादी तो करनी है, सबकी होती है। लेकिन जो बात मुझे हमारे नोट्स में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत अहम सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। सही कहा। वो सवाल कि क्या व्यक्ति इसके लिए तैयार है। हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे जीवन कोई चेकलिस्ट हो, हाँ। जिसे बस टिक करते जाना है बिना सोचे समझे। और ये चेकलिस्ट इतनी हावी हो जाती है कि समाज ये पूछना ही भूल जाता है कि जिस इंसान को इस ढांचे में डाला जा रहा है, क्या वो मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार है। यानी इमोशनल मैच्योरिटी की जो हम बात करते हैं। बिल्कुल। जब लोग कहते हैं कि अब शादी की उम्र हो गई है, तो वो पूरी तरह से जैविक उम्र या कैलेंडर के सालों की बात कर रहे होते हैं। एज की बात, 25 साल 30 साल। हाँ, वो ये नहीं देखते कि क्या उस व्यक्ति में वो परिपक्वता आ गई है जो एक दूसरे इंसान के साथ पूरा जीवन साझा करने के लिए जरूरी होती है। ये बात बहुत गहरी है। समाज तो बस ये मान लेता है कि चूंकि ये जीवन का अगला स्वाभाविक कदम है, तो इच्छा और तैयारी तो अपने आप आ ही जाएगी। जो कि एक बहुत ही गलत फहमी है। तैयारी कभी भी नेचुरली नहीं आती सिर्फ उम्र बढ़ने से। लेकिन देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे हटना चाहूंगी। क्या हम समाज को इस सब के लिए पूरी तरह से विलन बना सकते हैं? ये एक अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मतलब सदियों से इंसानी सभ्यता इसी तरह तो बची रही है ना। क्या ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है, ये वास्तव में समाज को जोड़े रखने का एक तरीका नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब पॉइंट है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो हाँ, विवाह संस्था ने समाज को स्थिरता दी है, संपत्ति या वंश को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हमारे स्रोत, विशेष रूप से जो ओशो का दर्शन है, वो हमें इतिहास से निकालकर चेतना के स्तर पर ले जाता है, एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। हाँ, वो फ्रीडम वाली बात। बिल्कुल। ओशो का एक बहुत ही गहरा विचार इन नोट्स में दिया गया है, जहां वो कहते हैं कि संबंध तभी सुंदर है जब वो स्वतंत्रता से चुना गया हो। संबंध तभी सुंदर है जब वो स्वतंत्रता से चुना गया हो। इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आज के दौर में जब इंसान मानसिक रूप से इतना विकसित हो चुका है, तब भी अगर वो केवल डर या मजबूरी के कारण रिश्ते में बंधा रहा है, तो उस रिश्ते में कोई सच्ची गहराई नहीं आ सकती। तो इस स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपना जीवन साथी खुद चुने। नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। क्योंकि मैं सोची थी कि कई बार लोग लव मैरिज भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो समाज का ही दबाव होता है कि अब किसी को ढूंढ ही लो। सही पकड़ा आपने। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपके पास शादी ना करने का विकल्प भी पूरी तरह से खुला हो। ओह, अच्छा। और उस विकल्प को चुनने पर
आपको किसी तरह के अपराध बोध या गिल्ट का सामना ना करना पड़े। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर मन के किसी कोने में डर बैठा है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, या फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। हाँ, वो सिक्योरिटी वाला डर। बिल्कुल। तो अगर ये डर है तो आपका वो चुनाव स्वतंत्र नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक मजबूरी बन जाता। और जहाँ डर है, वहाँ जैसा नोट्स में भी है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। एकदम सही। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ एक सच्चा संबंध कैसे पनप सकता है, सोचने वाली बात है। ये सच में बहुत गहरी बात है। और इसी स्वतंत्रता वाले पहलू से हमारा अगला पॉइंट जुड़ता है, जो मुझे पढ़ने में काफी दिलचस्प लगा। सिंगल लाइफ वाला। हाँ, बिल्कुल वही। क्योंकि अगर कोई इंसान इस सामाजिक स्क्रिप्ट को नकार देता है और पूरी जागरूकता के साथ सिंगल रहने का चुनाव करता है, तो समाज का जो रवैया होता है ना, वो देखने लायक होता है। हाँ, वहाँ पर लेबल्स लगने शुरू हो जाते हैं। वही तो। हमारे सूतों में इस तो बहुत विस्तार से जिक्र है कि कैसे सिंगल रहने वालों पर अलग अलग ठप्पे लगाए जाते हैं। लोग तुरंत ये मान लेते हैं कि इस व्यक्ति में जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर इसको कमिटमेंट से डर लगता है। हाँ, कमिटमेंट इश्यूज। या एक और बहुत कॉमन लेबल है कि ये तो अपने करियर को लेकर पागल है, बस काम काम काम, उसका जीवन तो अधूरा है। इन लेबल्स के पीछे का जो साइकोलॉजी है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जब समाज किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो परंपरागत ढांचे से बाहर खुश है, तो वो समाज के उन लोगों के लिए एक डर बन जाता है। एक डर? वो कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर केवल समाज को खुश करने के लिए उस ढांचे को अपनाया था। तो जब वो किसी को इससे बाहर आजाद देखते हैं तो उनकी अपनी चॉइसेस पर सवालिया निशान लग जाता है। ओ, मतलब उनको अपना ही जीवन गलत लगने लगता है, तो वो दूसरे को नीचा दिखाते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए वो उस सिंगल व्यक्ति को अधूरा साबित करने में लग जाते हैं। उन्होंने मैरिटल स्टेटस को ना जीवन की पूर्णता का एक सर्टिफिकेट मान लिया है। एक सर्टिफिकेट, ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। पर क्या मैरिटल स्टेटस सच में कोई सर्टिफिकेट है? पूर्णता तो भीतर की एक अवस्था है। किसी के सिंगल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई डेफिशिएंसी है या वो अधूरा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। अगर हम इसे एक दूसरे नजरिए से देखें, तो क्या समाज की इस चिंता में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है? इंसान आखिरकार एक सामाजिक प्राणी है ना? क्या पूरी जिंदगी अकेले रहने का जो चुनाव है, वो अंततः अकेलेपन और डिप्रेशन की तरफ नहीं ले जाता? क्या ये कमिटमेंट इश्यूज वाली बात बिल्कुल ही गलत है? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है, और यहीं पर हमें दो शब्दों के बीच का जो बारीक अंतर है उसे पकड़ना होगा। अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर। लोनलीनेस एंड अलोननेस। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में इसका बहुत ही खूबसूरती से विश्लेषण किया गया है। अकेलेपन एक नकारात्मक स्थिति है जहां आप किसी की कमी महसूस करते हैं, जहां अंदर एक खालीपन होता है। जहां आप चाहते हैं कि कोई हो पर कोई है नहीं। हाँ, लेकिन एकांत एक बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा से भरी स्थिति है, जहां आप खुद के साथ होने का आनंद ले रहे होते हैं। यानी खुद की कंपनी एंजॉय करना। सही पकड़ा। और जो आपने कमिटमेंट इश्यूज की बात की ना, वो तब होता है जब आप किसी से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी इन्हीं असुरक्षाओं के कारण या किसी पुराने डर के कारण भागते हैं। वो भागना हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने एकांत में पूर्ण महसूस करता है, उसे अपने जीवन को अर्थ देने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, तो उसे कमिटमेंट इशू कहना समाज की अपनी समझ की कमी को दर्शाता है। वाओ, ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है। वैवाहिक स्थिति कभी भी आपके अंदर की पूर्णता तय नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल व्यक्ति पूरी तरह से आनंदित और मुकम्मल हो सकता है, और ठीक इसके उलट एक व्यक्ति जो शादीशुदा है, जिसके पास एक पूरा भरा पूरा परिवार है, वो भी अंदर से एक गहरा खालीपन और अकेलेपन महसूस कर सकता है। 100%। और यही कारण है कि सिंगल होने को एक कमी के रूप में देखना पूरी तरह से एक भ्रम है। ये बाहरी दुनिया के पैमानों से भीतर की दुनिया को नापने की एक नाकाम कोशिश है। ये विचारना सच में बहुत सी भ्रांतियों को तोड़ता है। और इसी बात से हम उस सिचुएशन पर आते हैं जो शायद हमारे आसपास सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सी सिचुएशन? वही सामाजिक दबाव बनाम व्यक्तिगत तैयारी। नोट्स में एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसे मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। हाँ, जरूर। देखिए, एक ऐसा इंसान जो अपने करियर में स्टेबल है, खुश है, लेकिन अचानक से जैसे ही वो अपने 30वें साल में 30s में एंटर करता है, तो परिवार में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। वो सोसाइटी क्लॉक वाली टिकिंग। हाँ, वही सोसाइटी क्लॉक टिक
टिक करने लगती है। वो रिश्तेदारों से तुलना शुरू हो जाती है कि अरे फलां के बेटे या बेटी की तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और तुम अब तक अकेले हो। बिल्कुल। और फिर होता ये है कि वो व्यक्ति जो शायद अभी मेंटली तैयार भी नहीं था, वो सिर्फ उस प्रेशर को शांत करने के लिए शादी के मंडप में बैठ जाता है। और ये सिनेरियो जितना कॉमन है ना, सच कहूं तो उतना ही खतरनाक भी है। खतरनाक कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति इस तरह के दबाव, परिवार की चिंता और दूसरों से तुलना के कारण शादी करता है, तो वो एक बहुत ही बुनियादी गलती कर रहा होता है। वो अपनी एक टेम्परेरी मानसिक उलझन और सोशल प्रेशर को दूर करने के लिए एक दूसरे इंसान के पूरे जीवन को दांव पर लगा रहा है। उस रिश्ते में ना कोई सच्ची प्रतिबद्धता या कमिटमेंट नहीं होती। लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं है तो फिर वो रिश्ता आखिर किस बुनियाद पर टिकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे कई रिश्ते लाइफ लॉन्ग चलते तो हैं। वो चलते हैं अनुपालन या कंप्लायंस की बुनियाद पर, एक सामाजिक कर्तव्य समझकर, एक ड्यूटी की तरह। हाँ, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसे बस निभाना है। चुनाव की जगह वहां कर्तव्य ले लेता है और प्रेम की जगह मजबूरी ले लेती है। बड़ी अच्छी लाइन है ये, चुनाव की जगह कर्तव्य और प्रेम की जगह मजबूरी। जब कोई दबाव में आकर शादी करता है तो उसका जीवन साथी उसके लिए एक साथी नहीं रह जाता, वो बस समाज के सवालों को चुप कराने का एक औजार बन जाता है। एक औजार? बाप रे, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। कठोर है पर सच है। ये कुछ वैसा ही है कि आप किसी ऐसी ट्रेन में चढ़ गए हैं जहां जाना आपका कोई लक्ष्य नहीं था, बस सब लोग उस ट्रेन में चढ़ रहे थे तो आप भी चढ़ गए। और फिर पूरी जिंदगी उस सफर में बस घुटन महसूस करते रहे। एग्जैक्टली, यही होता है अधिकतर। ये सच में एक आई ओपनिंग पॉइंट है, समाज के सवालों को चुप कराने का औजार। जब रिश्ते की शुरुआत ही इस नियत से हो तो उसमें वो नेचुरल वार्म्थ कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी। हमारे जो सोर्सेज हैं और हमारी जो चर्चा हो रही है, ये किसी भी तरह से विवाह संस्था के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी करना कोई गलत चुनाव है या ये हमेशा दबाव में ही होता है। जो ट्रेडिशनल शादियां होती हैं वो भी काफी सफल और गहरी हो सकती हैं। सही कहा। देखिए, स्रोत विवाह का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विवाह की गलत नींव का विरोध कर रहे हैं। गलत नींव? शादी एक बेहद खूबसूरत, गहरा और जीवन को समृद्ध करने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि वो पूरी जागरूकता के साथ की गई हो, एक कॉन्शियस चॉइस हो। हाँ, जब वो किसी मजबूरी का परिणाम ना होकर एक फ्रीली चोजन डिसीजन हो। जब दो मैच्योर लोग जो अपने आप में पूर्ण हैं एक साथ आते हैं तो वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि अपनी पूर्णता को शेयर करने के लिए जुड़ते हैं। बिल्कुल। उनका उद्देश्य केवल एक दूसरे का विकास और एक सच्चा साथ होता है, ग्रोथ और कंपेनियनशिप। लेकिन क्या हम इंसानों की फितरत ऐसी नहीं है कि हम हमेशा किसी ना किसी सहारे की तलाश में रहते हैं? लोग अक्सर यही करते हैं। बहुत से लोग तो शादी को एक तरह का रेस्क्यू मिशन समझते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी लाइफ में आएगा और उन्हें उनके अकेलेपन या जो उनकी उदासी है उससे बचा लेगा। और यही सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो क्या अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर होना नेचुरली हमारे अंदर नहीं है? यहीं पर ओशो का दूसरा सबसे अहम विचार हमारे सामने आता है। उनका एक बहुत ही पावरफुल कोट है। हाँ, वो कंप्लीशन वाला, राइट? हाँ, ओशो कहते हैं, पहले स्वयं पूर्ण बनो, फिर संबंध पूर्ण होगा। पहले स्वयं पूर्ण बनो। अगर आप अपने भीतर के अकेलेपन और उदासी से भागने के लिए शादी कर रहे हैं तो आप केवल एक भ्रम पाल रहे हैं। कोई भी दूसरा इंसान आकर आपके अंदर के उस खालीपन को नहीं भर सकता। क्योंकि वो खालीपन तो आपका अपना है। एग्जैक्टली। अगर आप भीतर से दुखी हैं तो आप अपने रिश्ते में भी उसी दुख को लेकर जाएंगे। आप उस सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद करेंगे कि वो आपको खुश रखे, और जब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भला कोई और कब तक आपको खुश रख सकता है, तो उस रिश्ते में कलश और कड़वाहट पैदा होगी। एग्जैक्टली। वो संघर्ष होना ही है। मतलब हम लोग अपनी अंदर की समस्या का एक बाहरी समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, जो कि संभव ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि दो लोग जो खुद अंदर से पूरी तरह खाली और गरीब हैं, वो एक दूसरे से अमीर होने की उम्मीद कर रहे हैं।
वाह, क्या शानदार उदाहरण दिया आपने। दो खाली बर्तन मिलकर एक भरा हुआ बर्तन नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते। संबंध तब काम करता है जब आप अपनी खुशी से इतने लबालब भरे हों कि आप उसे किसी और के साथ बांटना चाहें। शेयरिंग हो जहां। तो रिश्ते की सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपको सामने वाले से क्या मिल रहा है। नहीं, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप दोनों उस रिश्ते में अपनी कौन सी ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। अगर आप दोनों अपने आप में मुकम्मल हैं, पूर्ण हैं, तभी वो रिश्ता एक मजबूरी ना होकर एक उत्सव बन सकता है, एक सेलिब्रेशन। ये नजरिया सच में चीजों को देखने का ढंग ही बदल देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो भी लाइफ चॉइसेस ले रहे हैं उनके पीछे की असल नीयत क्या है। बिल्कुल, नीयत सबसे जरूरी है। तो अगर अब हम इस पूरे विस्तारित विश्लेषण को समेटने की कोशिश करें, आज के हमारे जो मेन टेकअवेज हैं वो क्या निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ आई कि जीवन का कोई एक बना बनाया सांचा या टेम्पलेट नहीं है। हम सभी की यात्राएं, हमारी मानसिक बनावट एकदम अलग है। एकदम सही। जीवन कोई ऐसा मैथ का फॉर्मूला थोड़ी है जैसे हर किसी पर लगा दिया जाए। हाँ, शादी कोई ऐसी किस्मत या डेस्टिनी नहीं है जिसे हर किसी को अनिवार्य रूप से पाना ही है। और ना ही सिंगल रहना कोई ऐसी कमी है जिसे हर हाल में दूर किया जाना चाहिए। ये दोनों ही आपके अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने चुनाव है। हाँ, और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि दोनों ही रास्तों पर जीवन को उसकी पूरी गहराई और आनंद के साथ जिया जा सकता है अगर जागरूकता हो तो। और मुझे लगता है इसके साथ ही हमारे समाज को भी अपने सवाल थोड़े बदलने की जरूरत है। हम हमेशा यही पूछते हैं ना कि क्या आपने शादी कर ली, या फिर आप अभी तक सिंगल क्यों हैं? हाँ, ये सवाल काफी सतही और सुपरफिशियल है। इन बातों से तो यही लगता है कि ये सवाल अब पुराने हो गए हैं। असली सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि आप समाज के किस सांचे में फिट बैठते हैं। तो फिर असली सवाल क्या होना चाहिए? असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं, और क्या आप भीतर से संतुष्ट और पूर्ण महसूस करते हैं? क्या आप अवेयर हैं और फुलफिल्ड हैं? क्योंकि एंड में ना आपका वैवाहिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस आपको शांति नहीं दे सकता। आपकी अपनी अवेयरनेस और आपके चुनाव की आज़ादी ही आपको असल शांति दे सकती है। बहुत ही डीप और विचारणीय बात है ये डीप डाइव निश्चित रूप से उन सभी पुरानी धारणाओं को, उन माइंडसेट्स को चुनौती देती है जिन्हें हम बस बिना सोचे समझे धो रहे थे, एक डिफॉल्ट पाथ पर चलते हुए। बिल्कुल। तो अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम यहाँ एक ऐसा पॉइंट छोड़ना चाहेंगे जिससे सोचने की एक नई दिशा मिले, एक ऐसी चीज जो इन स्रोतों की नींव से जुड़ी तो है पर दिमाग के जाले खोल देती है। मैं खुद इसको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारा समाज कल से ही शादियों का जो ये इतना भव्य जश्न मनाया जाता है उसको पूरी तरह से बंद कर दे, अगर समाज शादी को एक सामाजिक उपलब्धि या किसी तरह का मेडल मानना छोड़ दे, कोई स्टेटस सिंबल ना रहे, हाँ, कोई बड़ी बड़ी पार्टियां ना हो, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कोई रुतबा ना बचे, केवल दो लोग हों और उनका आपसी कमिटमेंट हो, तो फिर क्या होगा? तो बस यही सोचना है कि ऐसे कितने लोग बचेंगे जो वास्तव में केवल और केवल अपने मानसिक विकास और एक सच्चे जीवन साथी के साथ यात्रा करने के लिए विवाह का चुनाव करेंगे। ये तो बहुत ही कमाल का थॉट है ना? क्या हम सच में एक साथी चाहते हैं या हम केवल उस सामाजिक जश्न और उस वैलिडेशन के भूखे हैं? ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम सभी को अपने अपने व्यक्तिगत चुनावों की ईमानदारी को पूरी गहराई से टटोलने के लिए आमंत्रित करता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये असल में आईना दिखाने जैसा है। बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस डीप डाइव से हमारे सुनने वालों को कुछ नए नजरिए मिले होंगे। इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस गहरी जानकारी पर सोचें और अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जिएं।